हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक और चैप्टर है ना, क्लास नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर को, है ना, हम लोग करंट को डिस्कस कर लिए हैं, वोल्टेज हमने पढ़ लिया है, साथ में हम लोग फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिए हैं, और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप में हम लोग देखते हैं कि किसी भी परिपथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो किस किस वजह से होता है, किस किस कारण से होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में, है ना, प्रतिरोध के फॉर्म में, एक एक्ससी और एक एक्सएल। ये हमारे पास 3 होते हैं। एक्ससी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो हमारा एक्सएल होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी के कारण वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तीनों को। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होता है वो किस प्रकार से होता है। ओके, तो हम प्रतिरोध का पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे एक प्रतिरोध है ना, कोई तार है, उसका खुद का प्रतिरोध होता है। यहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे हमारी करंट फ्लो होगी, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो वोल्टेज ड्रॉप का क्या बनेगा बच्चों, V प्रोपोर्शनल I। ओके, जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब यहीं पे हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, V बराबर IR बन जाएगा। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, वोल्ट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, वोल्टेज की हमने देख लिया है ऑलरेडी, उसका जो यूनिट होगी वो वोल्ट में होगी। और हम यहीं पे बात करेंगे, ये जो R है बच्चों, यही क्या है अपना वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके, यही अपना क्या होता है बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब मैं यहीं पे बात करूं इंडक्टिव कैपेसिटेंस की, ये हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली। अब हमें इंडक्टिव कैपेसिटेंस की अगर बात करें यहीं पे, तो हम सेकंड सर्किट ले लेंगे। यहां पे हम लोग एक कैपेसिटर का फॉर्म बना लेते हैं, है ना। ये जो है तो एक्ससी हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके बच्चों, यहां पे हम लोग जब करंट फ्लो कराएंगे तो यहां पे क्या होगा, एक्ससी बराबर जो हो जाएगा वो 1/ओमेगा-c हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओमेगा-c हो जाएगा। और हम जब इसको ओमेगा-c को यहां से रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2πfc। ये एक्ससी का जो है तो फॉर्मूला भी होता है, इसको आप लोग को नोट डाउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में यहां पे ये पूछ सकता है कि जो एक्ससी की वैल्यू होती है, अगर 1/2πfc की वैल्यू देखें तो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, एक्ससी बराबर जो है तो वीसी होता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वोल्ट में होता है। ओके स्टूडेंट, हम लोग थर्ड सर्किट को डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारे पास में क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होगा, अब कॉइलिंग का फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने एक कॉइल बना लिया। अब कॉइल में क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, जिसको हम L से डोनेट करते हैं, है ना। तो हमने पहले रेजिस्टेंस को देख लिया, फिर कैपेसिटेंस को देख लिया, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब यहां पे करंट फ्लो कराएंगे तो यहां पे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, क्या, XL, है ना। यहां पे क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो XL बनेगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये ओमेगा-L होता है। ओके स्टूडेंट, ओमेगा-L हो जाएगा। और जब हम XL को जो है ओमेगा जब यहां से रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2πfc। यही हमारा जो है एक्सेल का फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम लोग जो है एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है 2πfc होता है ना। और इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र बताइए, तो हम बताएंगे एक्सेल बराबर 2πfc। अगर आप वहीं पे पूछ लेता है कि इंडक्टिव कैपेसिटेंस का जो है तो फॉर्मूला बताइए, तो हम बताएंगे एक्ससी बराबर 1/2πfc। यदि हम बात करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र बताइए, तो हम बताएंगे V प्रोपोर्शनल I। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर यूनिट की, तो यहाँ पे जो वोल्ट हो जाएगी यूनिट, है ना, किसकी, इसकी। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है तो उसकी जो इकाई होती है बच्चों, है ना, एक्सी जो होता है और जो एक्सएल होता है, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए इनकी दोनों की इकाई क्या होती है, ओम में होती है। ओके, या यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास में क्या होता है कि इंपीडेंस होता है, जेड होता है, तो उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इंपीडेंस का ये होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, है ना, का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे इंपीडेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ये बाद का चैप्टर है, इंपीडेंस हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। पहले हमने देखा है वोल्टेज ड्रॉप को। तो वोल्टेज ड्रॉप किसी भी परिपथ में 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 प्रतिरोध के रूप में, दूसरा
कैपेसिटिव रिएक्टेंस के रूप में, और तीसरा जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में होता है। इसे हम बोलते हैं बच्चों वोल्टेज ड्रॉप। अब हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ओके, हम लोग जो है तो सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं विभवांतर। तो देख लेते हैं विभवांतर क्या होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ओके बच्चों, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विभवांतर किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विभवांतर। जैसे आप लोग समझोगे कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या करते हैं, लाइन में करंट वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। जैसे सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन से किसी ट्रांसफार्मर तक जो हम लोग सप्लाई भेजते हैं, तो ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के बाद क्या होती है, कुछ ना कुछ वोल्टेज करंट में क्या होता है, ड्रॉप होता है। इसी के फॉर्म में होता है। होता क्या है कि जो तार है ना, उसके खुद का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। साथ में वो तार जो होती है वो पतली होती है ना, और एक दूसरे से लपटी होती है। तो जब लपटी होती है एक दूसरे से, एक तार के ऊपर हम क्या करते हैं, कई तारों को लपेट देते हैं, तो उससे क्या होता है वहां पे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस पैदा हो जाता है। ओके, और फिर वहीं पे अगर उस तार को हम कॉइलिंग के फॉर्म में कर दें, अगर ये सिंपल तार है तो उसमें केवल प्रतिरोध है, लेकिन उस तार में हमने लपेट दिया है, उस तार को हमने क्या कर दिया है, कॉइलिंग के फॉर्म में बना दिया है, तो उस तार में क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो होता क्या है वोल्टेज ड्रॉप या विभवांतर क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, मैं ये बताने वाला हूं कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जब हम विद्युत को पहुंचाते हैं तो उस लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी के कारण क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो अंतर आता है ना, वोल्टेज करंट का जो अंतर आता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं। हम क्या कहेंगे कि किसी परिपथ में, ओके स्टूडेंट, किसी परिपथ के किसी दो बिंदु है ना, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच है ना, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ओके विभव का अंतर उसका विभवांतर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, कहलाता है। तो ये हो गया हमारा विभवांतर। इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी बच्चों, वोल्ट होगी, क्योंकि विभवांतर और विभव मतलब वोल्टेज और वोल्टेज डिफरेंस एक ही चीज होती है। तो इसकी जो इकाई होगी वो भी आप लोग को नोट डाउन करना है, क्या होगी बच्चों, वोल्ट में होगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि विभवांतर का इकाई क्या होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो हम बताएंगे, डायरेक्ट टिक करेंगे, वोल्ट होती है। ओके, अब मैं यहाँ पे विभवांतर बता दूं आप लोगों को कैसे काम करता है। जैसे मैं बोलूं कि एक ये पॉइंट है, ओके स्टूडेंट, ये एक पॉइंट है, यहां से हमने करंट को चलना स्टार्ट किया, यहां पे हमने करंट को भेजा है ना। अब करंट यहां जा रही है किसी दूसरे पॉइंट में, मान लो कि एक दूसरा पॉइंट ये है, तो किसी परिपथ का कोई एक परिपथ है जिसके दो पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो अंतर कैसे आएगा बच्चों, हम यहां पे देख लेते हैं कि अंतर कैसे आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो अंतर आएगा किसके कारण आएगा, प्रतिरोध के कारण। ओके, फिर हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे और क्या हो सकता है, वोल्टेज ड्रॉप XL और XC। तो इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के कारण क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ ना कुछ जो है तो ड्रॉप होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। ओके, तो ये हो जाएगा XL, और यहां पे जो वैल्यू जा रही है वो वहां पे नहीं पहुंचेगी, अर्थात वोल्टेज जो ये होगा यहां पे, वो यहां पे वोल्टेज पहुंच करके V1 बन जाएगा। ओके,
तो मान लो टर्मिनल ए में हमने, है ना, वोल्टेज हमने दिया कितना, एग्जांपल ले लेते हैं कि वोल्टेज हमने दिया कितना कि 240 वोल्ट हमने यहां से सप्लाई किया। ओके, यहां पे हमने 240 वोल्ट सप्लाई किया और बी टर्मिनल में पहुंचते पहुंचते कितनी बची बच्चों, 210 वोल्ट बची। ओके, कितनी बची, 210 वोल्ट बची एग्जांपल के तौर पर। तो जो यहां पे 30 वोल्ट का कितना, 30 वोल्ट का जो डिफरेंस पैदा हुआ है ना, जो लॉस हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी का जो विभव होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पृथ्वी में जो विभव होता है वो कैसे होता है। तो मैं उन पॉइंट को आपको बोल करके समझा देता हूं। पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है ना। आप लोग को मैं कहो तो लिख करके बता दूं। ओके स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, है ना, लिख देता हूं सारे पॉइंट्स को, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, पृथ्वी का वोल्टेज मतलब विभव। ओके स्टूडेंट, वोल्टेज हमेशा शून्य होता है। ओके, देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो पृथ्वी में क्या होता है, उसका मान शून्य होता है। ओके, इस चीज को हम लोग को समझना है। पृथ्वी को एक चालक प्लेट की तरह माना जाता है ना। तो जो पृथ्वी हमारी होती है वो एक कंडक्टर प्लेट की तरह काम करती है। ओके, पृथ्वी को एक चालक की तरह माना जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारी करंट क्या होती है, जब हमारा कहीं शॉर्ट सर्किट होता है बच्चों, तो क्या होती है, हमारी जो एक्स्ट्रा करंट होती है वो लीकेज करंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। उस एक्स्ट्रा करंट या लीकेज करंट को हम क्या करते हैं, अर्थ में ग्राउंड करा देते हैं, अर्थात पृथ्वी में क्या करा देते हैं, हम लोग ग्राउंड करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आप लोग का करंट जो है, आप लोग को जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जलने से बच जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है, जो पृथ्वी का प्रतिरोध होता है बच्चों वो शून्य होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध, है ना, पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, मतलब उसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है। इसीलिए जो करंट होती है बहुत फास्ट जो है धरती में ग्राउंड हो जाती है। ओके, तो शून्य होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मैं आप लोग को बता दूं कि पृथ्वी की धारिता जो होती है वो अनंत होती है, बहुत ज्यादा होती है। जो पृथ्वी की धारिता होती है यानी कैपेसिटेंस होता है वो अनंत होता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, पृथ्वी की धारिता मतलब कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस, धारिता अनंत होती है। ओके, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है ना। रेजिस्टेंस शून्य होता है लेकिन धारिता इसके क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। तो यहां पे हमने देख लिया वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किसी परिपथ में 3 प्रकार से होता है, प्रतिरोध के फॉर्म में, है ना, इंडक्टिव कैपेसिटेंस के फॉर्म में और इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म में हमारे पास जो है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। फिर हमने देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वह उसका विभवांतर कहलाता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है उसकी इकाई क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। हमने एग्जांपल के तौर पर देखा कि एक टर्मिनल है ना, एक कोई परिपथ है, हमने देखा परिपथ ए में पॉइंट ए है VA, यहां से हमने करंट को भेजा तो यहां पे जो रेजिस्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस आया उनके कारण क्या हुआ, कुछ ना कुछ वोल्टेज में ड्रॉप हुआ और हमें 240 वोल्ट हमने भेजा यहां से, तो वहां पे हमको कितना मिला बच्चों, 210 वोल्ट मिला। और बीच में जो है तो 30 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर। अब यहां पे हमने देखा है कि पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा शून्य होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी को एक चालक, है ना, एक चालक प्लेट की तरह माना जाता है। वह एक चालक होती है जिसमें करंट का प्रवाह हो सकता है धरती में, है ना। और पृथ्वी का प्रतिरोध जो होता है वह शून्य होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी तार को हम लोग घर की वायरिंग को अर्थिंग करते हैं ताकि हमारी ओवर करंट क्या हो, धरती में समा जाए और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब ना हो और हमें शॉक ना लगे। और पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है, कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। ओके, तो हमने ये चीजें समझ ली है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों, आपका जो है तो EMF।
ओके तो ईएमएफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक वोल्टेज की तरह ही काम करता है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वो एक वोल्टेज ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोटर में, जनरेटर में, है ना, हम लोग जो है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसका परिचय देख लेते हैं। मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ओके स्टूडेंट, ईएमएफ। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ईएमएफ को। तो ईएमएफ को देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे विद्युत वाहक बल। मतलब क्या कह रहा है, ये स्पष्ट कर रहा है हमें कि किसी भी विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अब मैं बात करूं इसके थोड़ा सा स्टेटमेंट की बात करूं, मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्या कहता है कि बैटरी द्वारा प्रत्येक कूलाम के आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा ईएमएफ कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। बैटरी द्वारा प्रत्येक कूलाम, ओके स्टूडेंट, प्रत्येक कूलाम के आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा को ईएमएफ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ क्या होता है कि बैटरी द्वारा, है ना, जो किसी सोर्स को हम लोग बात कर रहे हैं, बैटरी कोई है, उस बैटरी के द्वारा प्रत्येक कूलाम के आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चों? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का सूत्र क्या होता है हम लोग लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि ईएमएफ का सूत्र बताइए। तो ईएमएफ का सूत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों? जूल, है ना, मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा, जूल बटे कूलाम। ओके स्टूडेंट, जूल बटे कूलाम, ये होता है हमारा ईएमएफ की सूत्र। ओके, तो ईएमएफ का सूत्र होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है ना। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ईएमएफ का सूत्र बताइए, ऑप्शन में रहेगा बहुत सारी चीजें, तो हमें बताना है कि जूल बटे कूलाम होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसकी यूनिट क्या होती है ईएमएफ की? तो होती है वोल्ट। ओके, हमने देख लिया है कि जो वोल्ट होती है किसकी किसकी यूनिट होती है? एक तो विभव की होती है, फिर विभवांतर की भी होती है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ की भी इकाई क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। हम क्या कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन देख लें भैया। यदि 100 वोल्ट की बैटरी, है ना, यदि 100 वोल्ट की बैटरी 500 जूल का कार्य करती है तो वह कितनी राशि में चार्ज प्रदान करेगी? एक मैं क्वेश्चन यहां पे आप लोग को देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि 100 वोल्ट का क्या है अपने पास में? बैटरी है। ओके, 100 वोल्ट की कोई क्या है हमारे पास में बच्चों? बैटरी है। यदि हम क्या कहें कि यह बैटरी जो है वो 500 जूल, ओके, कितना? 500 जूल का कार्य करती है ना, 500 जूल का कार्य करती है। एक्चुअली हम जानते हैं बच्चों कि जो कार्य की इकाई होती है वो क्या होती है? जूल होती है ना। कार्य करती है तो वह कितनी राशि में चार्ज प्रदान करती है? तो वह कितनी राशि में चार्ज प्रदान करती है? ओके, चार्ज देती है, ये प्रदान करती है। ओके, देती है।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों आप लोग? तो हम जानते हैं, हमने अभी देखा है जस्ट, ईएमएफ का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सूत्र होता है ईएमएफ बराबर क्या होता है बच्चों? कि जूल बटे कितना होता है? जूल बटे कूलाम होता है। ओके, जूल बटे कूलाम होता है। तो इसमें हम लोग रख ले देंगे जूल कितना है, यहां पे इसने दिखाया है हमारे पास में जूल कितना है बच्चों? 500, तो हमने यहां पे रख दिया 500। और वोल्टेज बैटरी कितने कूलाम की है ना? तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे भैया कि यहां पे हमारे पास क्या है? कूलाम। ओके, तो कूलाम हम लोग यहां पे लिख देंगे, ठीक है। कूलाम की कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है और हमारे पास में एक्चुअली में इसको मैं जो है तो इस फॉर्मूले में यहां पे रखता हूं। ओके, तो हम जानते हैं ईएमएफ, हमारे पास ईएमएफ कितना दिया हुआ बच्चों? 100 वोल्ट। तो हमारे पास में ये 100 वोल्ट हो गया। जूल हमारे पास कितना दिया हुआ है? 500 वोल्ट। और कूलाम की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे और इसको क्या करेंगे? त्रियक गुणा कर देंगे। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपोजिट मल्टीप्लाई। तो त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 500 एक कम 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 कूलाम। ओके, कितना हो जाएगा? 100 कूलाम हो जाएगा। और हम लोग जब क्या करेंगे कि कूलाम की वैल्यू निकालेंगे। ओके, एक कूलाम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलाम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा 100, मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एक कम 5, मतलब जो इसका कूलाम होगा वो कितने होगा? 5 कूलाम होगा। तो जो यहाँ पे आवेश निकल करके आएगा वो क्या कहता है? कितना आवेश होगा, वह कितनी राशि में चार्ज देता है, आवेश देता है। तो यहाँ पे जो आवेश आएगा बच्चों कितना हो जाएगा? आवेश यहाँ पे 5 कूलाम। ओके, कितना हो जाएगा? 5 कूलाम। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली में आवेश को हम लोग निकालना था, ठीक है। आवेश एक्चुअली में कूलाम किसकी यूनिट होती है बच्चों? आवेश की। तो ये 5 है ना, आवेश जो है ये 5 कूलाम आवेश जो है तो हमें प्राप्त होगा। क्या कहता है? यदि 100 वोल्ट की बैटरी 500 जूल का कार्य करती है तो वह कितनी राशि में चार्ज उत्पन्न करेगी? चार्ज मतलब होता है आवेश, है ना। इंग्लिश में लोग चार्ज बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवेश। वह कितना आवेश उत्पन्न करती है, कितना आवेश वह जो है तो कितना आवेश देती है। तो हम क्या करेंगे कि ईएमएफ बराबर जूल बटे कूलाम, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? ईएमएफ का मान दिया हुआ है 100, तो हमने 100 रख दिया, बराबर हमारे पास में जूल दिया हुआ है 500, कूलाम नहीं दिया हुआ है। हम मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके बटे में 1 मान लेते हैं और आपस में त्रियक गुणा कर देते हैं। तो 500 का 1 में गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा और 100 का गुणा कूलाम में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 कूलाम हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 100 कूलाम। अब हम कूलाम की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा? जो उसकी मल्टीप्लाई में होता है, जैसे हम कूलाम की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इसको जो मल्टीप्लाई में है, जो इसके साइड में है, तो वो बटे के क्या करेगा? नीचे चला जाएगा। तो 500 बटे क्या हो जाएगा? 100। और जब इसका भाग देंगे तो बच्चों कितना निकल के आ जाएगा? 5। तो ये 5 कूलाम निकल करके आ गया, अर्थात उसमें आवेश जो उसमें चार्ज देती है वह बैटरी, वो कितना चार्ज देती है? 5 कूलाम का जो है तो आवेश वहां पे देती है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। यही पे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आज कि अनुगमन वेग क्या होता है ना। तो अनुगमन वेग को देख लेते हैं बच्चों। हमने अभी तक 3 चीजें देख ली है, वोल्टेज ड्रॉप देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया है और हमने अभी देख लिया है जस्ट ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं धारा का अनुगमन वेग। ओके, तो यहां पे मैं बताने वाला हूं आप लोग को धारा का अनुगमन वेग। ओके, तो धारा का अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों? तो जब किसी चालक तार को विभवांतर देते हैं, जब किसी चालक तार को क्या करते हैं? विभवांतर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की औसत वेग जो होती है वह क्या कहलाती है? धारा का अनुगमन वेग कहलाती है। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धारा का अनुगमन वेग। मैं इसकी परिभाषा को आप लोग को लिख देता हूं, है ना। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब, ओके स्टूडेंट, जब किसी चालक तार को विभवांतर देते हैं, ओके, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो के, है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो मतलब होता है प्रवाह है। ओके स्टूडेंट, फ्लो की औसत वेग
औसत वेग धारा का अनुगमन वेग कहलाता है। ओके, इसका अनुगमन वेग कहलाता है। हम धारा का अनुगमन वेग क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी चालक तार, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जब किसी चालक तार को विभवांतर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की औसत वेग धारा का अनुगमन वेग कहलाता है। ओके, फ्लो मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। अब हम इसके यूनिट को देखेंगे तो इसकी जो इकाई क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आईटीआई के जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो उसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, हम देखेंगे कि धारा के अनुगमन वेग की यूनिट जो होती है वो माइक्रो में होती है, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। क्या, फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये होती है हमारी यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हम लोग बोल देंगे फ्यू माइक्रोमीटर प्रति सेकेंड। बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत कम होती है ना, माइक्रोमीटर में होती है, और हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं माइक्रोमीटर पर सेकेंड या फ्यू माइक्रोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, और कॉपर की जो वेलोसिटी होती है ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो कॉपर होता है, ओके स्टूडेंट, कॉपर की जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, ओके, जो कॉपर का जो है तो वेग होता है, कॉपर, ओके, कॉपर का जो वेग होता है बच्चों वो कितना होता है, कॉपर का वेग कितना होता है, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं 10⁻⁻⁶ फ्यू मीटर, फ्यू है ना, माइक्रोमीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो ये हमने जो फ्यू मीटर है ना, फ्यू माइक्रोमीटर प्रति सेकंड लिखा ना, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, फ्यू है ना, एफ मतलब फ्यू, और ये माइक्रो का चिन्ह हो जाता है माइक्रो, ये मीटर प्रति सेकंड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कॉपर का जो अनुगमन वेग होता है उसकी जो वैल्यू उसका जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारा 10⁻⁻⁶ फ्यू माइक्रोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हमने धारा का अनुगमन वेग भी देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रतिरोध के बारे में। ओके, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे काम करता है, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं प्रतिरोध का, और कल मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं प्रतिरोध को कि प्रतिरोध कैसे काम करता है। प्रतिरोध एक लंबा चैप्टर है ना, प्रतिरोध को मैं लगभग 2 से 3 लेक्चर में खत्म करूंगा, क्योंकि प्रतिरोध में क्या होता है उसकी कलर कोडिंग निकालते हैं, है ना। प्रतिरोध में क्या होता है बच्चों, किसी तार को खींच करके जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना परिवर्तन होगा, उसकी मोटाई को बढ़ा दिया जाए, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, उसके है ना, उसके प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। फिर हम लोग देखेंगे कलर कोडिंग क्या होती है। कलर कोडिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड में हमारे पास कलर कोडिंग क्या होगी, ठीक। तो उसकी वैल्यू हम प्लस माइनस में निकाल लेते हैं। फिर हम लोग टॉलरेंस वैल्यू वगैरह देखते हैं, तो उसके एक जो है सारणी भी हम लोग देखेंगे, एक टेबल देखेंगे, और कलर कोडिंग को व्यवस्थित हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आप लोग के साथ में प्रतिरोध को, प्रतिरोध क्या होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, ओके, प्रतिरोध, इसको हम बच्चों आर से दर्शाते हैं। ओके, आर से डिनोट करते हैं। हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में करंट के प्रवाह का अपोज करता है ना, किसी विद्युत परिपथ में करंट के प्रवाह का अपोज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं लिख दूं, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में जो धारा का विरोध करता है ना, धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ओके स्टूडेंट, उसे प्रतिरोध यानी आर कहते है ना, प्रतिरोध कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोध को मैं डिटेल में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे R बराबर V अपान क्या होता है,
आई होता है स्टूडेंट। अब मैं इसको डायग्राम के साथ में आप लोग को समझाऊंगा। देखो ये हमारे पास में क्या हो गया, कोई कंडक्टर हो गया है ना, ये कंडक्टर हो गया, इसका जो एरिया होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना, इसकी जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर हमने ले लिया, यहां से हमने क्या किया, इसके लेंथ ले लिया है ना। अब होगा क्या कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ओके, ये हमारा जो है तो रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रकार से इसके फार्मूलों को समझते हैं। किस प्रकार से बच्चे, कि हम जो देखते हैं इसमें कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ना कुछ होता है ना, पाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया हो गया, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। हम लोग देखेंगे आर इक्वल्स टू रो एल अपान ए, ये हमारा सूत्र होता है एक और। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं है ना। यदि हम लोग देखें इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, ओम हो जाएगी। ओके, तो इकाई तो यूनिट ओम ही होगी। अब देखो क्या कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल अपान ए, अर्थात क्या होगा कि यदि प्रतिरोध हम क्या करेंगे, हम यहां पे देख लेते हैं कि यदि हम हम एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया मतलब उस तार की मोटाई को हम लोग बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि वह इसके क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम क्या करेंगे कि अब यहां पे क्या करें हम, यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोध को पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध में क्या होता है बच्चों कि यदि उसके एरिया को मैं बात करूं यहां पे है ना, उसके एरिया को इस है ना, इस जगह को अगर मैं उसके त्रिज्या को बढ़ाऊंगा, ये तार है, इसकी मोटाई को मैं डबल कर दूंगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पर वो कितना कम होगा उसको हम लोग आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं ना, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो यदि आप त्रिज्या को बढ़ाओगे है ना, यदि आप त्रिज्या को बढ़ाओगे, इसको आप बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, प्रतिरोध में कमी आएगी, क्योंकि त्रिज्या मोटी होगी, त्रिज्या बड़ी होगी है ना। त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार का मोटाई जो होगा वो बढ़ जाएगा, जिससे प्रतिरोध कम हो जाएगा। यदि मैं बात करूं लेंथ की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे भी हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस और करंट कैसे वर्क करता है। तो हम लोग देखेंगे किसी भी तार में जो प्रतिरोध होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर उस कंडक्टर का मैं क्या करूं, उस कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ा दूंगा तो करंट वहां पे क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट का ड्रॉप होगा, करंट वहां पे खत्म होगी, करंट का कुछ ना कुछ मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, वहीं पे मैं क्या करूं कि तार को मोटी कर दूं है ना, रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यदि कम हो जाएगा है ना, अगर उसकी तार की मोटाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा और वहीं पे करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट घटेगी, प्रतिरोध घटेगा तो करंट बढ़ेगी। सेम प्रतिरोध कब घटता बढ़ता है वो हम देख लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या कहता है कि जब लंबाई बढ़ेगी तो मैं क्या होगा, बढ़ जाऊंगा भैया है ना, मतलब तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर वहीं पे यदि हम क्या करें, उसके एरिया को हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज को हमको समझना है। अब मैं प्रतिरोध नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ओके, उसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक है ना, उसके तार को खींच करके, यदि तार को खींच करके लंबाई, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देख लो है ना। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास एक कंडक्टर है ना, अब मैं इसको खींच करके क्या करूं, इसको खींच करके इसकी लंबाई को क्या कर दूं, दुगुना कर दूं। ओके स्टूडेंट, क्या कर दूं, डबल कर दूं। तो इसका जो L था है ना, पहले क्या था, L था, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2L हो जाएगा, इसकी लंबाई डबल हो गई। तो किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे R था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो इस पोजीशन में या इस कंडीशन में प्रतिरोध का मान कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। यदि इस तार को खींच करके बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसकी लंबाई को अगर डबल कर दिया जाए है ना, ये खींच करके है, यदि लंबाई को डबल कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे L है और यहाँ पे एक तार और जोड़ दिया सेम उतनी लंबाई की, तो यहाँ पे 2L तो हो जाएगा है ना, 2L तो हो जाएगा, पहले L था और L 2L हो जाएगा है ना, यहाँ पे L है, यहाँ पे 2L हो जाएगा। लेकिन ये किसी तार को लंबाई को दुगना करके, और यहाँ पे हमने क्या सीखा है, खींच करके, फिर एक तार को मेल्ट करके, पिघला करके, तो सारी कंडीशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध में। आज हमने देख लिया है सारी चीजें, प्रतिरोध क्या होता है
वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा बल होता है जो विद्युत को एक परिपथ से एक जगह से दूसरी जगह परिपथ में ले जाने का काम करता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज यहीं तक क्लास, कल हम लोग आगे क्लास लेकर के आएंगे, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल का 4th लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे टेबल वगैरह कैसी होती, कलर कोडिंग वगैरह सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना करके या उसको मेल्ट करके पिघला करके अगर हम तार को बनाते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना निकल करके आता है, उसके फार्मूले को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।